बल्कि वो भड़काने पर लगा है कि इससे संपत्तियों पर कब्जा हो जाए। कोई हिसाब रखा होता तो कब्जा कैसे होता। हम एक हैं, हम एक हैं, बाकी सब मुस्लिम। ऐसी सब चीज़ों को भी सिखाते समझाते जाना है, प्रश्न तो रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन कराने से आमदनी में इजाफा हुआ है, तो ये बातें साफ साफ दिख रही हैं। ये बात कहीं ना कहीं किसी हिसाब से जो लोगों को बरगलाया गया है, शांति और सौहार्द बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। यहाँ तो बीजेपी के मुसलमान है, तो कोई ममता का मुसलमान, कोई अखिलेश का, तो कोई राहुल। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज दिल्ली के मंडी हाउस में हरियाणा भवन में। जी हाँ, यहाँ पर एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिनको लीड कर रहे थे आरएसएस के प्रमुख मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार जी, जहाँ पर काफ़ी मुस्लिम नेता प्रवक्ता कह लीजिए जो कि अक्सर आपको टीवी पैनल में डिबेट करते हुए दिख जाते हैं, तो उनको तार्किक ढंग से इस अमेंडमेंट जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट है उसको बताने का, समझाने के लिए उनको एक तरह से यहाँ पे गाइड किया जा रहा था कि आप तार्किक ढंग से बताइए कि इसमें किस तरीके से किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बताई जा रही है कि अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो भ्रमित करने वाली हैं, जो नेता लोग जैसे ओवैसी के बयान आए और भी नेता अखिलेश वगैरह, तो इन सब चीज़ों को बताने का एक वर्कशॉप, मीडिया वर्कशॉप, जहाँ पर ये सारी बातें रखी। मैं उसका कुछ अंश दिखाता हूँ और फिर कुछ गणमान्य लोग और भी पधारे थे, उनसे बात करेंगे। और डॉक्टर मुफ्तवा हुसैन जो कि मशहूर बांसुरी वादक हैं, अक्सर आपने फिल्मों में भी उनकी बांसुरी की धुन सुनी होगी, उनसे भी बात करेंगे। और इस जो मीटिंग में किस तरह की बात हुई, किस तरह से एक दूसरे को समझाने का प्रयास, बातें क्या हुई, थोड़ा सा अंश में ये दिखाता हूँ, फिर उन मुख्य अतिथियों से भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और बिना प्रेपरेशन के, यानी आज भी जब भी मैं जाती हूँ किसी भी डिबेट में या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं जरूर वार्ता करती हूँ। अगर भाई साहब से बात नहीं हो पाती तो शाहिद भाई से, शाहिद सईद जी से, फैज भाई से कई बार बात करती हूँ। फिरोज बख्श साहब मेरे को कितने बार फोन करते हैं, मेरे तो सीनियर है, तब भी वो मुझसे फोन करके पूछते हैं और कौन से बिंदुओं के ऊपर हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हम जब तक अपनी जानकारी बढ़ाते नहीं रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और कौम को भी आगे बढ़ाने की हम कोशिश में हो सकता है कमी छोड़ जाएंगे। तो आप सब भी जो आपको जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। और जिनको हराने के लिए बनाया ना, वो पूरी तरह से हारे, बीच में लटक गया मामला। अंत में खुदा की इच्छा सामने है और उस जिनको आपने जिताने के लिए पूरा जोर लगाया उनको हुकूमत ने दी, और जिनको आपने हराने के लिए पूरा जोर लगाया खुदा ने हुकूमत उनको दे दी। तो आपने खुदा की मानी या नेताओं की मानी? अब वो सब मुसलमान ही बैठे सभा के अंदर, क्योंकि शायद 20, 30, 40 हिंदू होंगे, बाकी सब मुस्लिम। ऐसी सब चीजों को भी सिखाते समझाते जाना है, प्रश्न तो रहेंगे। फिर मैं तो पहला लाइन ही बोलता हूँ, नया संशोधन वक्फ बोर्ड को माफियाइज्म से मुक्त करेगा। यानी मैं तो पहला वाक्य ही ये बोला हूँ इस समय में, यानी पहली है कि वक्फ बोर्ड जो माफिया का सेंटर है, तो अब माफिया मुक्त वक्फ बोर्ड होगा इस संशोधन से, पहला फायदा ये होगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड खुदा का बेईमान वक्फ बोर्ड, जिसने खुदा की संपत्ति का भी ईमान नहीं रखा, इसलिए नया संशोधन खुदा के प्रति की बेईमानी से मुक्त करके खुदा पर ईमान वाला वक्फ बोर्ड होगा। क्योंकि बड़ा सीधा है, जब आप उसकी संपत्ति के साथ ही ईमान नहीं रख सकते, देख रेख नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि चाहिए खुदा की संपत्ति में अपने घर लगा, अगर सचमुच में अच्छा हिंदुस्तानी और अच्छा मुसलमान है ओवैसी,
तो उसने माफ़ी मांगनी चाहिए कि वह खुदा के बेईमान लोग हैं, हम इस अपराध के लिए माफ़ी मांगते हैं। बल्कि वो भड़काने पर लगा है कि इससे संपत्तियों पर कब्जा हो जाएगा। भाई हिसाब रखा होता तो कब्जा कैसे होता? और जब तुम खुदा की संपत्ति का हिसाब ठीक नहीं रख सकते तो भारतीयों का कैसे रख लो? नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूँ हरियाणा भवन दिल्ली में, और आज यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक वर्कशॉप रखा गया है जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के समर्थन में। तो काफ़ी गणमान्य लोग यहाँ पे बता रहे हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद अख्तर हुआ, और ये वर्कशॉप मीडिया वर्कशॉप रखा गया था जी कि कैसे जो हमारे कार्यकर्ता और जो मीडिया में जुड़े हुए जितने लोग भी हैं जो मीडिया में अपनी बातों को रखते हैं वो ठीक ढंग से कैसे मीडिया में अपनी बात को रखे, उसके लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। और बाखूबी इनमें सभी इशूज ऐसे इशूज को सभी को यहाँ पे एड्रेस किया गया था। जैसे पालगांव में जो आतंकी घटना अभी घटी है उसके लिए उसकी निंदा की गई, साथ ही साथ इसे इंसानियत के लिए एक मतलब बहुत बड़ा खतरा और शर्मसार करने वाली घटना बताने के साथ में भी एक टीम जो है पहलगांव जाएगी यहाँ से, और पहलगांव जाकर आतंकवाद के विरोध में एक यहाँ से जो टीम जा रही वहाँ पर जाकर वो प्रदर्शन भी करेगी और एक सख्त मैसेज पाकिस्तान को भी देगी कि जो उनका जो ताना बाना जो हिंदुस्तान का है उसको तोड़ने के लिए जो ये घटना उन्होंने की है वो किसी भी हाल में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान का एक नागरिक वो आज एक है और आतंकवाद से डट कर लड़ने के लिए तैयार है। और भारत सरकार से अपील भी करती है कि ऐसे समय में सारे एक ऐसा नज़ीर पेश किया जाए और ऐसा बदला लिया जाए कि आने वाले दिनों में कोई फिर हिम्मत ना कर सके इस तरह की घटना को अंजाम देने का। इस वर्कशॉप का बेसिकली तो मकसद वक्फ बोर्ड संशोधन पे उसके अलावा भी वक्फ बोर्ड भी एक मुद्दा था उसके समर्थन में कि वक्फ बोर्ड में जो इशू जा रहे हैं, क्योंकि जो कब्जा किए हुए लोग हैं वो वही लोग हैं जो आज सरकार के विरोध में जो खड़े हुए हैं, तो उसके डेटा को ठीक ढंग से निकाल कर रखना और जन जागरण अभियान के तहत लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट बिल जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, और जो कब्जा किए हुए लोग उनसे छुड़वा कर जो पैसा, क्योंकि ये अल्लाह के नाम से वक्फ होती है और वक्फ जो है वो गरीब के लिए, बेसहारा लोगों के लिए है, उनके फलाह बहबूद के लिए है, उनको आगे तरक्की कैसे हो, और जो अनाथ बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जा सके। तो ऐसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें क्या स्टैंड रखना है वो जन जागरण के माध्यम से उसमें बातचीत हुई। और कुछ आंकड़े भी थे उनके सामने शेयर किए गए हैं, कुछ किताब के कंटेंट थे उनको किताब भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और लोग पहले से ही जन जागरण में जा रहे हैं और वक्त के सरकार ने जो बिल है उसके समर्थन में सारे लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त बोर्ड की जो मैटर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है। और जहाँ तक इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात है, जो मुतवल्ली और बाकी जो मस्जिद, मदरसा और जो खानका और कब्रिस्तान की बात जो हो रही है उसमें किसी भी तरह का सरकार का कोई मुदाखलत नहीं है और सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करी। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड के जो अच्छे मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेस्ट वे में कैसे उसको हो, और जिससे कि एक मान लीजिए एक रेट फिक्सेशन की बात होती है तो मार्केट रेट से उसका रेट का फिक्सेशन हो और उसके तहत इसको आगे चलाया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है और वक्फ लोग करते हैं, उसके वक्फ से जो उम्मीदें होती है उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही थी और उसका पैसा का ठीक से ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, सभी को जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ठीक ढंग से कंप्यूटर में चढ़ाने के साथ में ये एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कहाँ कितनी प्रॉपर्टी और कितनी उसकी आमदनी होती है। इसमें कुछ केस स्टडी भी आए कि अभी छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आए हुए थे कि पहले वहाँ पर मात्र 16 लाख की इनकम होते थे, अभी उन्होंने वक्फ बोर्ड जो छत्तीसगढ़ का उसको डिजिटल करवा दिया है और ऑनलाइन जो पैसा जमा करने की सुविधा देने के साथ में अब वहाँ पर जो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी, 16 लाख से 2 करोड़ की ज़्यादा की आमदनी हो गई। उसी तरह से ट्रांसपेरेंसी हरियाणा वक्फ बोर्ड का भी आप केस देखेंगे तो उसमें भी वहाँ वक्फ बोर्ड के लोगों ने उनको भी ठीक ढंग से सभी को रजिस्टर्ड करके उनको भी रेट को ठीक ढंग से फिक्सेशन कराने से आमदनी में इजाफा हुआ है। तो ये बातें साफ साफ दिख रही है। ये बात कहीं ना कहीं किसी हिसाब से जो लोगों को बरगलाया गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लोगों से भी अपील है कि इसको ठीक ढंग से बारीकी के तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है। जब सरकार पार्लियामेंट सदन में बोल रही है कि किसी भी तरह से कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा, कोई भी खानकाह जो है किसी की छीनी नहीं जाएगी, मतलब वो छीनी नहीं जाएगी। और एक्ट में भी प्रोविज़न है कि आप पहले इसको अपना रजिस्टर्ड करा दें, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बार बार बोल दिया गया कि अगर मस्जिदों का पेपर नहीं है
और रेट्रोस्पेक्टिव से मतलब ऐसा नहीं है कि ये जिस दिन एक्ट आया है उसके बाद से ये लागू होगा, उससे पहले जो है उसके करीब उनको बिना पेपर के लिए वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस वर्कशॉप का मकसद यही है कि जो प्रवक्ता हैं जो बात रखते हैं मीडिया में पैनल में जाके वो फैक्ट पे बात करें और लोगों को जो गुमराह हो रहे हैं उनको वो उनके ये सब ये वर्कशॉप का मकसद सिर्फ एक तो मैंने कहा कि वर्क अधिनियम जो 2024 है उसकी तहत तो अपनी बातों को फैक्ट के हिसाब से रखें, लेकिन देश के जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों में कैसे यहाँ पर ठीक ढंग से जो गुमराह करने वाले लोग जो कट्टरता फैलाने वाले लोग जो जिस तरह से नफरत फैलाकर आपस में लड़वाने वाले जो लोग हैं उन सब के जो मंसूबे हैं वो कामयाब उनको नाकाम करने के लिए वर्कशॉप की गई है, क्योंकि बहुत सारे इशूज आते हैं। कल शरीयत बढ़ा की देश बड़ा की धर्म बड़ा, इस तरह से गाय और इस्लाम के बारे में आते हैं, रेहान और तुलसी के बारे में आते हैं, योगा और इस्लाम के बारे में। इस तरह की जितनी इशूज है, अभी मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी उसमें उन बेकसूरों का क्या मतलब था, जो कि वक्त अमेंडमेंट बिल में रैली निकलती है उसमें 5 लोगों की जान चली जाती है, उसमें 2 मुस्लिम हैं 3 नन मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिम हिंदू में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इंसान की जो हत्या होती है वो हत्या अगर इस तरह के वक्फ अधिनियम के रैलियों में होती है तो ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोगों को भड़का कर जो जिसको जानकारी नहीं है। तो ये वर्कशॉप का मकसद था कि ठीक ढंग से लोग को इनलाइटन करना, जानकारी उनको देना और कैसे जन जागरण से माध्यम से लोगों तक पहुंचकर सारी बातों को ठीक ढंग से रखें, जिससे कि जो गलत फहमियाँ हैं गलत फहमियों को दूर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो बीजेपी के मुसलमान है, तो कोई ममता का मुसलमान, कोई अखिलेश का, तो कोई राहुल। ये जो बटे हुए हैं इनको कैसे करेंगे और उनके सुर एक है, कहाँ तक कारगर होगा ये? इसी के लिए हम माननीय भाई साहब इंद्रेश कुमार जी के साथ जुड़े हैं। और ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये एक ऐसा मंच है कि जो हर जाति में जो कई लोग होते हैं बटा हुए, कई फ़िरका होता है, वो सारे फ़िरका को इकट्ठा करके ये मुस्लिम राष्ट्रीय ही मंच ऐसा मंच है जहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। और हम आपने देखा सारा कुछ, इंद्रेश भाई साहब ने कितना कुछ बोला। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो संयोजक हैं प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ जानकारी दी, बताया। उन्होंने जो भी बताया है 100% यही सही है। जो लोग जैसे वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं, जो मुसलमान, वो उनके बारे में जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए वो खिलाफ हैं। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उनको सही जानकारी दे रहे हैं। तो हम बहुत सारे अब मुस्लिम इसके सपोर्ट में आ गए हैं। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो सब समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी वो अच्छा होगा ना। पर आप लोग पढ़े लिखे का एक बात समझ में आती है कुछ और, लेकिन नीचे ये फैलाया गया कि आप हड़प लेंगे, हम लोग आपका क्या हक बनता है, इसमें हिंदू क्यों? कोई मदरसा, कोई कब्रिस्तान, कोई भी जो मसाजिद हैं, कोई भी हमारे अंदर है। और उसमें जो एक जो भ्रम है कि मुस्लिम इसमें गैर मुस्लिम जो इसमें मेंबर हो जाएंगे, तो ये जहां मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ये सब इसमें कोई भी गैर मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे, क्योंकि उनको वो जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए एक सही काम हो, सही सिलसिले से चले, तो हम अपने भाई पे नहीं विश्वास करेंगे तो किस पे करेंगे? जैसे कंपनी होती है, कंपनी में सभी तरह के लोग होते हैं, उसको संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में अब आप देख लीजिए कि इंद्रेश भाई साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। तो हम लोग ऐसे मुस्लिम हैं जो हम लोग, अब हमारी पहचान जो है कहीं भी दुनिया में जो लोगों की पहचान होती है वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई से पहचान नहीं होती है। आप किस कंट्री से हैं, आपके तो कोई वहाँ पे मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं मुसलमान हूँ, वहाँ पे मैं ये बोलता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, मुसलमान तो मेरी पहचान है चलो जो जाती है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। और साहब अभी आपकी जगह मैं पहलगाम वाले मुद्दे पे देखूँ तो वहाँ पर तो कश्मीर और हिंदुस्तान ये 2 चीज़ सुनने को मिल रही है। जो वहाँ बात की जा रही है वहाँ से हम कश्मीरी हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव आया। आपने देखा होगा कि कश्मीर में पूरा शोक मनाया गया, पूरा बंद रखा गया। कश्मीरी लोग इसको बहुत प्रमोट कर मतलब दुखी हैं। मतलब और कई दिन तक 2 दिन तक तो कंप्लीट बंद रखा और वहाँ के लोगों को मदद भी की। आपने देखा कैसे कैसे वीडियो आ रहे थे। ये वैसे लोग हैं जो
हमारे बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, वो अपने उसमें कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि हम जैसे लोग जब तक हैं, मैं तो अभी आपको कहा ना, मैं खुल के कहता हूँ चैनल से, बहुत से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं कि भाई मैं सनातनी मुसलमान हूँ। तो ये कहते हैं गर्व की बात है, मैं हिंदुस्तान में हूँ और मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे इतना सारा अवार्ड मिला है ना। लेकिन मैं न बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, मैं जो मोहम्मद की उम्मत हूँ, और जो हदीस सिखाता है हुब्बुल वतनी ये है कि आप वतन के कानून और वतन के साथ चलें, क्योंकि अगर आप वतन के साथ नहीं हैं तो आप किसी के साथ नहीं हैं। तो क्या कहेंगे जिन्होंने धर्म पूछ के इस तरीके की चीजें की, क्योंकि अब कहें कि उन्होंने सभी बढ़ाने की लोग कोशिश उनके खिलाफ हैं। कोई भी इंसानियत जो रखने वाला बंदा होगा, कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। और हम लोग इस मुहिम के लिए, आपको जैसे शाहिद अख्तर साहब ने बताया, हम लोग पहलगाम जा रहे हैं, और मैं तो चूँकि संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आसानी ये हो जाती है कि संगीत के द्वारा जल्दी जुड़ जाते हैं लोग। तो मैं संगीत के द्वारा आज प्रस्तुति की, मैंने राष्ट्रीय गीत बजाया और सारे जहां से अच्छा। तो इतना सारा कुछ होने के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उसके बाद मैंने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बजाया, और अपने जो है प्रस्तुति के माध्यम से मैंने इस शांति और सौहार्द बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पर ये जो भी बीच पड़ा हुआ है खट्टा कहते हैं, जो भेदभाव है, हाँ जी, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है, क्योंकि जिस तरह बताया ना ममता के मुस्लिम, अखिलेश के मुस्लिम, ये राजनीतिक कारण ज्यादा लगता है, जो कि गुमराह करने में। अब आप देख रहे हैं ना कि मेरे साथ आप जैसे लोग हैं, मेरे मतलब सभी भाई जितने भी, चाहे वो सिख हों, चाहे हिंदू हों, चाहे ईसाई हों, मेरे तो सब अपने भाई हैं भाई, है ना। सिर्फ खून के रिश्ते से रिश्ता नहीं होता, वो तो आपका बायोलॉजिकल रिलेशन होता है। लेकिन जो रिश्ते कुदरत ने बनाए, ये तो बायोलॉजिकल रिश्ता है। लेकिन कई जो मित्र बनते हैं, भाई बनते हैं, जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो अपने सगे भाई से भी बढ़ के आगे आते हैं। वैसे रिश्ते हमने कमाए हैं, वैसा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे ऐसे भाई। लाखों शादियां निकल के आ रही हैं, और जो अब आप ये देख लीजिए, उधर से जो है गल्फ कंट्री से आ रहे हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं शकीब एहसान साहब, जरा दिखाइए उधर। वो स्पेशल इस मिशन के लिए आए हैं। वो भाई साहब पीछे जो हैं, जो नामधारी जी, वो लुधियाना से डायरेक्ट इस मिशन के लिए, थोड़े लेट हो गए हैं, डायरेक्ट इस मिशन के लिए आए। आइए शकीब हसन साहब, अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, आप भी आ जाइए। अब आप ये देखिए, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा हिंदुस्तान है। ये सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, आप हैं, मैं हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो ये पैगाम हमें पहुँचाना है। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिनको धर्म के ऊपर बांटना था उन्होंने तो पाकिस्तान मांग लिया, यहाँ पे बंटवारे का और ये भेदभाव का कारण अब तक नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति इतनी गंदी होती है, बस ये कामयाब नहीं होगा। और हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसके लिए बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही संकल्पित है। और भाई इंद्रेश भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। ये जो कम समझदार लोग हैं, जिनके मन में है कि आरएसएस जो है वो मुस्लिम के खिलाफ है, ऐसी कोई बातें नहीं है। बीजेपी कोई खिलाफ नहीं है। हम अगर सही हैं तो आपको सब कुछ सही दिखेगा। आपकी नॉलेज कम है और आपको अगर समझ कम है तो उसका कोई इलाज नहीं है। वाले पे कह रहा हूँ, बंगाल में ही क्यों बवाल हो रहा है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, दो प्रदेश ऐसे हैं जिसमें कोई भी जमीन वक्फ बाई यूज नहीं बची, क्योंकि जो अलग अलग श्रेणी की भूमि थी, जैसा हम सेना की भूमि, पुलिस लाइन की भूमि, उसमें जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह खड़ी, उन्होंने वक्फ बाई यूज प्रयोग के आधार पर उस संपत्ति को सारी को वक्फ के नाम कर दिया, इसलिए वहाँ ये प्रश्न बचा ही नहीं।